नमस्कार। कल हमने पढ़ा बायोलॉजी। बायोलॉजी शब्द का अर्थ पढ़ा था कि दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बायो और लोगस। बायो का अर्थ हो गया जीव या जीवन और लोगस का अर्थ हो गया था अध्ययन करना, यानी जीवों का अध्ययन करना। ठीक है, अब देखो बायोलॉजी के अंदर जीव आ रहे हैं। अब हमें पता है कि जीव है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ जीव है जो हमें नग्न आंखों से दिखाई भी नहीं देते, ऐसे जीव को बोला जाता है एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव वे जीव जो हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? एक कोशिकीय जीव। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऐसे जीव होते हैं जो कि बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, जैसे कि हाथी। यानी अगर हम इन जीवों के बारे में देखें तो इन जीवों में जो विविधता है वो छोटे से लेके बड़े यानी बहुत प्रकार के जीव है, और उन सभी जीवों के बारे में हम बायोलॉजी के अंदर अध्ययन करते हैं। ठीक है, एक कोशिकीय जीवों से लेकर बड़े विशाल काय जीव है वो अपनी पृथ्वी पर पाए जाते हैं। अब इतने प्रकार के जीवों के अध्ययन करने के लिए बायोलॉजी में एक इसकी शाखा बनाई हुई है, और इस शाखा को बोलते हैं वर्गीकरण। बायोलॉजी शाखा का क्या नाम है? वर्गीकरण। ठीक है, अब देखो जीवों को अलग अलग भागों में बांटना, जीवों को अलग अलग भागों में बांटना कहलाता है वर्गीकरण। जीवों को अलग अलग भागों में बांटना क्या कहलाता है? वर्गीकरण। ठीक है, अब अलग अलग भागों में कैसे बांटे, तो उसकी हमें समानता है, उनकी विषमता है, ये पता होनी चाहिए। उन समानता और विषमता के आधार पर हम जीवों को अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, यानी पहले वर्गीकरण है, इसकी परिभाषा देख लो। वर्गीकरण जीवों को उनकी समानता एवं जीवों को उनकी समानता एवं विषमता, समानता एवं विषमता के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटना, अलग अलग समूहों में बांटना वर्गीकरण कहलाता है। वर्गीकरण कहलाता है। जीवों को उनकी समानता और विषमता के आधार पर अलग अलग बांटना ही क्या कहलाता है? वर्गीकरण। ठीक है, अब ये वर्गीकरण है, इसकी आवश्यकता क्यों हुई? यानी वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों हुई? की आवश्यकता, वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों हुई? ठीक है, अब देखो वर्गीकरण की आवश्यकता, इसको हम एक उदाहरण से समझेंगे। ठीक है, लाइब्रेरी है, पुस्तकालय, उसमें अलग अलग पुस्तकें होती है। अब सभी पुस्तकें हैं वो एक क्रम में व्यवस्थित होती है। अगर वो क्रम में व्यवस्थित न हो तो किसी भी विषय की पुस्तक है इसका मिलना है वो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हमने देखा कि जीव है वो एक कोशिकीय से लेकर बड़े विशालकाय जीव तक होते हैं, यानी सभी जीव है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब उनमें से हमें अगर किसी एक जीव के बारे में जानना हो तो वह बहुत मुश्किल कार्य है। ठीक है, तो इस आधार पर उन सभी जीवों को जो जिनमें कुछ लक्षण वो एक समान है, उन सभी जीवों को एक साथ रख दिया। ठीक है, जो जीव जिनमें अलग अलग कुछ लक्षण पाए जा रहे हैं उनको अलग रख दिया। इस आधार पर हम वर्गीकरण किया, तो वर्गीकरण है
उससे अगर हम अध्ययन करेंगे तो जो अध्ययन है उसमें सुविधा आ जाएगी। तो इसलिए हमें वर्गीकरण की आवश्यकता हुई। ठीक है, तो वर्गीकरण की आवश्यकता, वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों हुई? क्योंकि जीव है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग जगह पर रहते हैं। ठीक है, लगभग 1.78 मिलियन, ठीक है, प्रजातियां हैं, उनकी अब तक पहचान हो चुकी है। यानी जीव है वो कितने हैं? लगभग 1.78 मिलियन जो जीवों की प्रजातियां हैं, जीवों की प्रजातियां, ठीक है, इतनी प्रकार की जाति के जीव है, उनकी पहचान हो चुकी है। अब इतने प्रकार के जीव है, ठीक है, इनको अगर हम अलग अलग भागों में बांट देंगे तो सभी भागों में जो जीव आएंगे उनके जो लक्षण है वो एक समान होंगे। तो इसलिए एक ही प्रकार के जीव है, ठीक है, उनका जो एक भाग पढ़ेंगे तो उन सभी के बारे में हमें पता चल जाएगा। इसलिए हमें वर्गीकरण की क्या हुई? आवश्यकता। अगर वर्गीकरण न किया जाए तो, अगर वर्गीकरण न किया जाए तो जो जैव विविधता है, न किया जाए तो जैव विविधता है, जैव विविधता का अध्ययन नामुमकिन हो जाएगा। ठीक है, अगर वर्गीकरण न किया जाए तो जैव विविधता का जो वर्गीकरण है, अध्ययन है, वो नामुमकिन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए वर्गीकरण की आवश्यकता हुई। वर्गीकरण द्वारा जीवों का अध्ययन सुविधाजनक हो जाता है। वर्गीकरण द्वारा जीवों का अध्ययन सुविधाजनक हो जाता है। वर्गीकरण द्वारा जीवों का अध्ययन सुविधाजनक हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गई वर्गीकरण की आवश्यकता। अब हम पढ़ेंगे वर्गीकरण का इतिहास। वर्गीकरण का इतिहास, वर्गीकरण का इतिहास। ठीक है, देखो वर्गीकरण का इतिहास क्या है। पहले जीवों को, ठीक है, सबसे पहले जो वर्गीकरण है, अब देखो पहले जीवों को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता था। जैसे कि सबसे पहले कर दिया जितने भी जंतु है उनको जंतु में रख दिया, जितने भी पादप है उनको पादप में रख दिया। ठीक है, तो जो जैसे जितने भी प्रकार के जंतु वो सभी एक ही वर्ग में आ गए, जितने भी प्रकार के पादप है वो एक ही वर्ग में आ गए। ठीक है, लेकिन सबसे पहले जो वर्गीकरण है इसकी शुरुआत है वो की थी अरस्तु ने। सबसे पहले वर्गीकरण की शुरुआत है वो की थी अरस्तु ने। अरस्तु ने पादपों का वर्गीकरण किया था। अरस्तु ने किसका वर्गीकरण किया था? पादपों का। अब इन्होंने पादपों को कैसे वर्गीकृत किया कि जितने भी प्रकार के पादप है उनको इन्होंने 3 भागों में बांट दिया। तो पादपों को कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में। सबसे पहले प्रकार के पादप है उनको शाक नाम दिया।
दूसरे प्रकार के पादप है उनको झाड़ी, और तीसरे प्रकार के पादप है उनको वृक्ष। यानी अरस्तु ने पादपों को 3 भागों में बांटा। सबसे पहला भाग शाख, दूसरा झाड़ी और तीसरा वृक्ष। अब शाख है वो किस प्रकार के पादप होते हैं? जो एकदम मध्यम छोटे आकार के पादप होते हैं, ठीक है, जो छोटे आकार के पादप होते हैं, इन छोटे आकार के पादपों को शाख कहते हैं। जैसे कि घरों के अंदर हम देखते हैं तुलसी का पौधा, ठीक है, खेत में जाते हैं तो मूंग, मोठ, ये सभी पौधे हैं वो छोटे आकार के होते हैं, ठीक है। इन छोटे आकार के पौधे को क्या बोलते हैं? शाख। तो अरस्तु ने जो छोटे आकार के जितने भी पौधे हैं उन सभी को किस में भागों में रख दिया? शाख में। दूसरे प्रकार के पादप हैं वो होते हैं झाड़ी। झाड़ी यानी शाख से थोड़े क्या होते हैं? बड़े, कंटीले होते हैं, कांटे होते हैं, ठीक है। तो शाख से थोड़े क्या हो गए? बड़े, ठीक है। इनकी शाखाएं होती है और ये शाखाएं हो गई, कांटे होते हैं। लेकिन इन झाड़ी से हमें फर्नीचर बनाने वाली जो लकड़ियां हैं वो प्राप्त नहीं होती, ठीक है, झाड़ी। और तीसरे प्रकार की होगी वृक्ष, यानी जो बड़े आकार के पादप होते हैं, बहुत बड़े आकार के पादप होते हैं, ठीक है, ये हो गए वृक्ष। जैसे कि पीपल है, बरगद है, नीम है, ये सब आते हैं वृक्ष में। झाड़ी, झाड़ी सभी ने सुना है बेर की, ठीक है। तो अरस्तु ने वर्गीकरण सबसे पहले पादपों का किया था और इन्होंने पादपों को कितने भागों में बांटा? 3 में, शाख, झाड़ी और वृक्ष, ठीक है। इसके बाद अलग अलग जो आविष्कार हुए, खोज हुई, उनके आधार पर भी अलग अलग वैज्ञानिकों ने जीवों को अलग अलग भागों में बांटा, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहला देखो, इसके बाद एक अवधारणा आई और उस अवधारणा का नाम था 2 जगत अवधारणा। 2 जगत अवधारणा, ठीक है। 2 जगत अवधारणा है, ये क्या थी कि जितने भी जीव हैं उन सभी जीवों को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग जंतु और दूसरा भाग पादप, ठीक है। यह अवधारणा है, यह अवधारणा कैरोलस लीनियस ने दी थी। यह अवधारणा कैरोलस लीनियस ने दी थी और इस अवधारणा के अनुसार सभी जीवों को 2 भागों में बांटा जाता है, पहला पादप और दूसरा जंतु, ठीक है। यह अवधारणा दी थी कैरोलस लीनियस ने। इसके अनुसार जीवों को 2 भागों में बांटा जाता है। जीवों को 2 भागों या 2 जगत अवधारणा है, 2 भागों या 2 जगतों में बांटा जाता है। जो 2 भागों या 2 जगतों में बांटा जाता है, ठीक है। पहला भाग कौन सा हो गया? पादप, दूसरा हो गया जंतु, ठीक है। 2 जगत अवधारणा कैरोलस लीनियस ने दी थी और इसके अनुसार जीवों को 2 भागों या जगतों में बांटा गया, पादप और जंतु। अब ये अवधारणा है वो अमान्य हो गई। ये अवधारणा क्या हो गई? अमान्य, क्योंकि हम सभी को पता है कि पादप और जंतु इन दोनों के अलावा, पादप और जंतु इन दोनों के अलावा एक और सी के जीव भी होते हैं जो सूक्ष्म जीव कहलाते हैं,
ये कोशिकीय जीवों की श्रेणी में आते हैं, सूक्ष्म जीवों की श्रेणी में। यानी इस अवधारणा में सूक्ष्म जीवों को कहीं भी स्थान नहीं दिया गया और इस कारण ये अवधारणा है वो अमान्य हो गई। ठीक है, इस अवधारणा में सूक्ष्म जीवों को स्थान नहीं दिया गया अतः यह अवधारणा अमान्य हो गई। ये अवधारणा क्या हो गई? अमान्य। ठीक है, इसके बाद 3 जगत अवधारणा आई। दूसरा 3 जगत अवधारणा। तीन जगत अवधारणा क्या थी? ठीक है, 2 जगत में जीवों को 2 भागों में बांटा था, 3 जगत अवधारणा में जीवों को 3 भागों में बांटा है। ठीक है, और ये अवधारणा दी थी हेक्कल नामक वैज्ञानिक ने। यह अवधारणा हेक्कल ने दी थी। कौन से वैज्ञानिक ने दी थी? हेक्कल ने दी थी। ठीक है, इसके अनुसार जीवों को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इसके साथ जीवों को इतने भागों में बांट दिया 3। सबसे पहला आ गया इसमें प्रोटिस्टा। दूसरा आ गया इसमें पादप को प्लांटी भी कहते हैं, पादप भाग। तीसरा भाग आ गया जंतु। ठीक है, प्रोटिस्टा, पादप और जंतु। तो हेक्कल ने क्या किया, जो 2 जगत धारणा है लिनियस की, ठीक है, इसमें जो कमी रह गई थी, सूक्ष्म जीवों को स्थान नहीं दिया गया था। 3 जगत धारणा ने हेक्कल ने सूक्ष्म जीवों को स्थान दे दिया। कौन से में दिया? प्रोटिस्टा में। इसमें सभी सूक्ष्म जीवों को रखा गया। ठीक है, इसके अलावा दूसरा कौन सा श्रेणी बना दी? पादपों की, और तीसरी श्रेणी बना दी जंतुओं की। ठीक है, लेकिन ये अवधारणा है वो भी अमान्य हो गई। ये अवधारणा भी क्या हो गई? अमान्य। ठीक है, अमान्य क्यों हुई वो समझो सभी। जब हेक्कल ने अपनी 3 जगत अवधारणा दी थी, तब सूक्ष्मदर्शी की खोज नहीं हुई थी। किसकी खोज नहीं हुई थी? सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, अब सूक्ष्मदर्शी की खोज नहीं हुई, लेकिन ये पता था कि सूक्ष्म जीव होते हैं, तो उन्होंने सभी सूक्ष्म जीवों को एक ही जगह रखा था। ठीक है, लेकिन जब सूक्ष्मदर्शी बनी, आधुनिक सूक्ष्मदर्शी बनी, इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी बनी, तो उससे जो सूक्ष्म जीव है उनकी संरचना का विस्तार से अध्ययन किया गया, और विस्तार से अध्ययन करने पर यह पाया गया कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं, इन सूक्ष्म जीवों के अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है। सूक्ष्म जीव में 2 प्रकार की क्या होती है? कोशिका। ठीक है, अब बात पहले कर लेते हैं, कोशिका क्या होती है। ठीक है, कोशिका होती है कि कोई भी जीव है, उस जीव की सबसे छोटी से छोटी इकाई वो कोशिका कहलाती है। यानी सभी जीव है वो कोशिकाओं से ही मिलकर बने होते हैं। सभी जीव किससे मिलकर बने होते हैं? कोशिकाओं से। उदाहरण, जैसे एक दीवार बनाते हैं, तो दीवार बनाने के लिए
ईंटों की आवश्यकता होती है। दीवार बनाने के लिए किसकी आवश्यकता है? ईंटों की। ठीक है, तो इस दीवार की सबसे छोटी इकाई क्या हो गई? एक ईंट। दीवार की सबसे छोटी इकाई का नाम क्या हो गया? एक ईंट। ऐसे ही कोशिकाएं, कोई भी जीव हो, चाहे वो एक कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय हो। बहुकोशिकीय का मतलब होता है वे जीव जिनमें एक से अधिक कोशिकाएं होती है, वो बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, मनुष्य के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है, इसलिए उसको बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। ठीक है, वे जीव जिनमें केवल एक ही कोशिका होती है, वो एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं, जैसे कि जीवाणु। जैसे कि जीवाणु। ठीक है, अब जब सूक्ष्मदर्शी यानी जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, विकसित सूक्ष्मदर्शी है, उसकी खोज हुई, तब इन सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया गया। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया गया, तब ये पता चला कि जो जीव जिस चीज से बने होते हैं, यानी जो कोशिका होती है उनके शरीर में, वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, और दूसरी होती है यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। ठीक है, कोशिका वाला टॉपिक है वो अपने आगे के अध्याय में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर समझाने के लिए थोड़ा सा पढ़ रहे हैं। कोशिका वो दो प्रकार की होगी, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक, प्रो मीन्स होता है पुराना। प्रो मीन्स क्या होता है? पुराना। कैरियोटिक, कैरियोटिक का मतलब होता है केंद्रक। यू का मतलब होता है नया, विकसित, नया या विकसित। कैरियोटिक का मतलब केंद्रक, यानी वह कोशिका जिसमें पुराना केंद्रक, अल्प विकसित केंद्रक, पुराना या अल्प विकसित, यानी वह कोशिका जिसमें अल्प विकसित केंद्रक पाया जाता है वो तो प्रोकैरियोटिक हो गई, और वह कोशिका जिसमें विकसित केंद्रक पाया जाता है वो यूकैरियोटिक हो गई। केंद्रक, केंद्रक होता है कोशिका है, इस प्रकार की संरचना होती है कोशिका, और कोशिका के मध्य में पाया जाता है केंद्रक। ठीक है, जिसमें अल्प विकसित केंद्रक पाया जाता है वो प्रोकैरियोटिक, जिसमें सुविकसित केंद्रक पाया जाता है वो यूकैरियोटिक। ठीक है, अब जो तीन जगत अवधारणा पर आते हैं, तीन जगत अवधारणा है वो हेक्कल ने दी थी, और हेक्कल ने यह बताया कि जीव है उनको तीन भागों में मानते हैं, प्रोटिस्टा, पादप और जंतु। लेकिन प्रोटिस्टा के अंदर सभी सूक्ष्म जीवों को रख दिया उसने। इसमें क्या रखा? सभी सूक्ष्म जीवों को। लेकिन सूक्ष्म जीव है उनके अंदर हमें अभी देखा कि दो प्रकार की कोशिका है, एक तो होती है प्रोकैरियोटिक और एक होती है यूकैरियोटिक। तो इस आधार पर कि उन्होंने सभी सूक्ष्म जीवों को, जिनमें प्रोकैरियोटिक वाले कोशिका वाले भी हैं और यूकैरियोटिक वाले भी हैं, सभी को ही उसने किस में रख दिया? प्रोटिस्टा में। तो इसलिए यह सिद्धांत है वो भी अमान्य हो गया। ठीक है, सभी सूक्ष्म जीवों को एक ही जगह पर रखने के कारण इसका सिद्धांत भी क्या हो गया? अमान्य। ठीक है, अब आगे लिखते हैं इसके बारे में कि इसका सिद्धांत अमान्य क्यों हुआ, क्यों हुआ वो देखो। हेक्कल ने प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीवों को प्रोटिस्टा वर्ग में रखा। अतः यह सिद्धांत भी अमान्य हो गया।